वेलकम टू उड़ान दी फ्लाई। आई एम बी एल यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि आप जो तैयारी करते हैं वनडे एग्ज़ाम का, जैसा कि बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एक्स वाई, में आपको कैसे अपने आप को तैयार करना है, ख़ास तौर पर इंग्लिश के लिए। मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज पर उनकी पकड़ नहीं बन पाती है और वो क्या करते हैं, चीज़ों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड, मेरे कहने का मतलब है कि जब तक आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को नहीं पढ़ोगे तब तक सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप अपनी तैयारी को थोड़ा तरीका बदलिए, स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि जैसा कि लोग पहले अपना तैयारी करते थे, क्योंकि पेपर का पैटर्न हर चीज़ बदल चुका है, तो आपको अब स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ किसके बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, कि इंग्लिश की तैयारी आप कैसे करेंगे। राइट। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों का राइट अप्रोच न बनने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं कि ज़्यादा खाने से शरीर नहीं बनती है और न तो ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन होता है। अगर राइट अप्रोच आपकी होगी, मतलब मेरे कहने का मतलब, आप देखोगे जो अंग्रेज होते हैं वो 80 साल के हो जाते हैं, फिर भी उनका शरीर अगर आप देखेंगे काफ़ी वो फिट नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका खाने का तरीका अलग होता है। लेकिन अपने यहाँ क्या है कि जो पाए वही सब खाते पीते चले गए, बाद में पेट निकलना शुरू हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो मेरे कहने का मतलब वही, आप जब आप तैयारी करते हैं तो राइट अप्रोच, राइट डायरेक्शन, यानी सिलेक्टिव चीज़ पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, न कि आप क्या करें फालतू चीज़ों को पढ़ें। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो हम अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बच्चों देखिए क्या क्या आपको कैसे चीज़ों को पढ़ना है। तो इंग्लिश का जो कंपटीशन का सेक्शन होता है इंग्लिश का, जैसे इंग्लिश में पहला सेक्शन निकल कर आता है बच्चों किसका, ग्रामर का। राइट। पहला क्या है, ग्रामर है। दूसरा है आपका वर्ड पावर। दूसरा क्या है बच्चों, वर्ड पावर है। और तीसरा है आपका पैसेज, जो कि हर एग्जाम में पूछता है, पैसेज। इसके बाद फिर आपका आता है क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट। और इसके बाद फिर आता है आपका एक और है सेंटेंस, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट। राइट। ये पूरा सेक्शन होता है, कवर करता है इंग्लिश लैंग्वेज को। खास तौर पर जो वनडे एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन का सेक्शन है, अब यहाँ से जैसे ग्रामर, अगर हम ग्रामर की बात करें बच्चों, तो देखिए ग्रामर में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश पढ़ा नहीं है, आपने एकेडमिक लेवल पर बहुत इंग्लिश पढ़ा है, ग्रामर भी पढ़ा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारी चीज़ों को रट डाला है। लेकिन फिर भी अगर आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम का नहीं बन पा रहा है, यानी एग्ज़ाम का क्वेश्चन अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो राइट डायरेक्शन में नहीं है, अर्थात आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ग्रिप नहीं बना पाए हो। राइट। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनका सिलेबस वही रहता है, 12th का सिलेबस पूरा देता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का। लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल होता है, आप देखोगे क्वेश्चन का बहुत अच्छा खासा एक स्टैंडर्ड होता है। जो बच्चे IIT वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, आपने देखा होगा कि उनका लेवल बहुत डिफरेंट होता है, सिलेबस वही, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदल जाता है। तो वही काम आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी करना है कि सिलेबस, आपको मैं बता दूं बच्चों, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, खास तौर पर इंग्लिश का, अगर इंग्लिश ग्रामर की आप बात करें तो ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस होता है, वो सिलेबस का जो लेवल है वो 10th लेवल होता है। क्या होता है, 10th लेवल। लेकिन हम उसी लेवल पर ठीक तरह से ग्रिप नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाते हैं, मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता हूं। ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में बात करें बच्चों। जैसा कि अभी आप जानते हैं ग्रामर, ग्रामर में आपने देखा होगा कि ग्रामर में पहले तो हम बात करेंगे आपसे कि ग्रामर में क्वेश्चन का किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो ग्रामर में बच्चों 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक होता है आपका स्पॉटिंग एरर, पहला सेक्शन निकल कर आता है बच्चों स्पॉटिंग एरर्स का आता है, जिसको हम कॉमन एरर भी कहते हैं। ये हर कंपटीशन में लगभग पूछता है
जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश इसमें पूछी जाती है, उसमें ग्रामर में स्पॉटिंग एरर, जिसको हम कॉमन एरर भी कहते हैं। दूसरा है बच्चों हमारा फिल इन द ब्लैंक। क्या है बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी पूछता है, ग्रामर का ही ये सेक्शन होता है। और तीसरा सेक्शन होता है बच्चों हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये 3 तरीके से क्वेश्चन बच्चों ग्रामर से बनते हैं। पहला स्पॉटिंग एरर, दूसरा फिल इन द ब्लैंक और तीसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो अभी ग्रामर पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों जो तैयारी करते हैं बैंक एसएससी वगैरह का, उनका ग्रामर पर राइट अप्रोच बन नहीं पा रही है। ठीक है, तो अगर हम ग्रामर की बात करें तो अब ग्रामर में यहाँ पर क्या है बच्चों, जैसे आप कोई टॉपिक मान लीजिए लिया, सपोज करिए कि आपने नाउन लिया, राइट। अब नाउन में अक्सर मैंने देखा कि अगर बच्चों से पूछिए कि नाउन की डिफिनीशन बताइए, तो वो कहता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब ये सरकारी डिफिनीशन कोई नहीं भूलता है, इसको मैं सरकारी डिफिनीशन कहता हूँ, इसलिए कि ये डिफिनीशन गलत तो नहीं है लेकिन इनकम्प्लीट जरूर है। जैसे अगर हम आपसे पूछें, हमने एक वर्ड लिया, सपोज करिए कि वर्ड हमने लिया बच्चों, वर्ड लिया वाटर। क्या लिया? वाटर। अब हम यहाँ वाटर, अब बच्चों से पूछिए कि वाटर क्या है, तो बच्चा बोलता है कि क्या, ये नाउन है। लेकिन अब देखिए हम इसको सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, वाटर को हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। पहला हमने बोला कि टेक सम वाटर, टेक सम वाटर। दूसरा बोला वाटर दी प्लांट्स। क्या बोला? वाटर दी प्लांट्स। और तीसरा बोला मैंने बच्चों आई सा अ वाटर बर्ड, राइट। आई सा अ वाटर बर्ड। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अक्सर कहते हैं कि ये नाउन है, लेकिन देखिए हमने 3 सेंटेंस यहाँ पर लिखा है और तीनों में इस वाटर का फंक्शन अलग है। फंक्शन का मतलब यहाँ पर देखिए वाटर, अगर पहले सेंटेंस में देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये वाटर है ये आपका क्या है, यहाँ पर ये नाउन है। क्या है? नाउन है। लेकिन यहाँ पर जो वाटर लिखा है बच्चों, यहाँ पर वाटर क्या है, यहाँ पर वाटर वर्ब है। और यहाँ पर जो वाटर लिखा है बच्चों, ये वाटर आपका क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है। देखिए आई सा अ वाटर बर्ड, अर्थात ये नाउन की विशेषता बता रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जो आपको पढ़ना है ग्रामर, वो ग्रामर में फंक्शनल ग्रामर पढ़ना है। कौन सी ग्रामर? फंक्शनल ग्रामर की आपको उसका फंक्शन कैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर अब वाटर को हमने लिया, मान लीजिए कि एक वर्ड हम लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया बुक। क्या लिया? बुक। अब बुक को पूछिए तो बच्चे अक्सर क्या कहेंगे, नाउन है, सिर्फ यही कहेंगे। लेकिन अगर आप इससे सेंटेंस बनाइए, हमने बोला कि जॉन हैज मेनी बुक्स, इसका मतलब जॉन के पास बहुत सारी किताबें हैं। इसके बाद फिर हमने बोला कि जॉन बुक्स माई टिकट, जॉन मेरा क्या करता है, टिकट बुक करता है। अब यहाँ पर देखिए बुक हमारा क्या है, यहाँ पर बुक हमारा नाउन है, लेकिन यहाँ पर बुक हमारा क्या है, वर्ब है। बोलिए, तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि आप कंसेप्ट बनाने की कोशिश करिए, और कंसेप्ट से ही रूल निकल कर आता है। तो कोशिश करिए कि कंसेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करिए, तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब कि जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, तो टॉपिक में उसका सबसे पहले आपको बच्चों बेसिक
पर फोकस करना है। जैसे ग्रामर में अक्सर एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अक्सर स्टूडेंट पढ़ लेता है, लेकिन अगर उससे पूछिए कि सब्जेक्ट क्या होता है तो वो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा पढ़ लिया लेकिन सब्जेक्ट क्लियर नहीं पता है। जैसे अगर हम बोले आपसे कि सब्जेक्ट की अगर बच्चों हम बात करें तो सब्जेक्ट में क्या होता है। अब अगर हम बोलें, यहाँ पर सेंटेंस हमने बोला कि वाइज डज नॉट इंसल्ट द पुअर। वाइज डज नॉट इंसल्ट द पुअर। इसके बाद फिर हमने लिखा वाइज डू नॉट इंसल्ट द पुअर। इसके बाद फिर हमने लिखा बच्चों दी वाइज डज नॉट इंसल्ट दी पुअर। इसके बाद फिर हमने लिखा दी वाइज डू नॉट इंसल्ट दी पुअर। इसके बाद फिर हमने बोला दी वाइज पीपुल डू नॉट इंसल्ट दी पुअर। ये हमने सेंटेंस लिखा बच्चों, ठीक है। अब अक्सर बच्चा सब्जेक्ट की अगर उससे डिफिनीशन पूछिए तो बताएगा कि सब्जेक्ट क्या है, द पर्सन और थिंग्स दैट परफॉर्म्स द एक्शन। द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म द एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, राइट। उसको डिफिनीशन पता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों हमने सेंटेंस लिखा है। अब सेंटेंस 1 2 3 4 एंड 5 अगर हम आपसे पूछे इसमें कि कौन कौन सा सेंटेंस इसमें सही है, तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपको कई सेंटेंस यहाँ पर सही लगेंगे, लेकिन इसमें सेंटेंस कौन सा सही है, इसमें सिर्फ जो सेंटेंस सही है वो नंबर 4 है। कौन सा, 4 नंबर का सेंटेंस सही है, बाकी ये सब गलत हैं। बाकी सब गलत हैं। क्यों गलत हैं? अब आपने सब्जेक्ट तो पढ़ लिया लेकिन सब्जेक्ट नहीं जानते कि सब्जेक्ट का फंक्शन कौन करेगा। सब्जेक्ट का फंक्शन कौन करता है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है बच्चों, या तो नाउन होता है, या तो क्या होता है, प्रोनाउन होता है, या क्या होता है, नाउन इक्विवेलेंट जो होता है, नाउन इक्विवेलेंट वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब जैसे जिरंड और इन्फिनिटिव है, ये भी हमारा सब्जेक्ट बन सकता है क्योंकि ये नाउन जैसा ही फंक्शन करता है, राइट। तो अब आइए यहाँ पर देखिए, अगर हम ग्रामर की बात करें और सब्जेक्ट की बात करें तो पहला सेंटेंस गलत क्यों है, आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमने लिखा है वाइज, अब देखिए वाइज हमारा जो है, अगर ग्रामर में आइए तो वाइज हमारा क्या है, वाइज हमारा एडजेक्टिव है। क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव जो है बच्चों वो कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का काम हमारा कौन करता है, या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो नाउन इक्विवेलेंट काम करता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अब ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव है। अब ये गलत हो गया, ये भी गलत और ये भी गलत। अब इसकी बात आती है तो वाइज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान या चतुर। लेकिन जब आप बोलते हैं बच्चों द वाइज, अब द वाइज का मतलब बुद्धिमान या चतुर लोग हो जाता है। इसका मतलब अब ये हमारा क्या बन गया, प्लूरल कॉमन नाउन बन गया। क्या बन गया बच्चों? प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा। वाइज का मतलब बुद्धिमान या चतुर, लेकिन द वाइज का मतलब बुद्धिमान या चतुर लोग। जैसे हमने बोला रिच का मतलब धनी, लेकिन द रिच का मतलब धनी लोग। पुअर का मतलब गरीब, लेकिन द पुअर का मतलब गरीब लोग। अब रिच एडजेक्टिव है लेकिन द रिच हमारा प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है,
राइट। तो यहाँ पर देखिए, अब द वाइज डज नॉट इंसल्ट द पुअर, अब यहाँ पर ये सेंटेंस कैसे गलत हो रहा है? द वाइज, चूंकि हमारा ये प्लूरल कॉमन नाउन है बच्चों, प्लूरल कॉमन नाउन, तो वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल, लेकिन यहाँ पर डज लगा हुआ है जो कि सिंगुलर है, इसलिए ये क्या है? गलत है। और ये देखिए द वाइज क्या है? प्लूरल कॉमन नाउन है, ये सही है। अब प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, इसलिए यहाँ पर ये भी प्लूरल है, इसका मतलब ये हमारा सही है। सेंटेंस नंबर 5 क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि द वाइज का मतलब बुद्धिमान या चतुर लोग होता है, उसका खुद ही मतलब लोग के सेंस में आ जाता है, इसलिए आपको पीपुल लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो कहने का मतलब बच्चों, कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसका पहले बेसिक क्लियर करिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बच्चों का बेसिक नहीं क्लियर रहता है और वो हाई फाई चीज़ के चक्कर में पड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा पढ़ लेंगे लेकिन उनका सब्जेक्ट पहचानना, वो सब्जेक्ट नहीं पहचान पाते। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए ये सब्जेक्ट, यहाँ पर इस एक क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में आया था बच्चों, एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, इस तरह से क्वेश्चन था बच्चों, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव अ हर्मिट, इसके बाद दिया है बच्चों आपका नो एरर। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है, ये आपका डी ऑप्शन। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं बच्चों कि इसमें बताइए कि सब्जेक्ट कहाँ है। इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट बताना है कि सब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लेते हो, लेकिन देखिए उसने सिर्फ सब्जेक्ट पर क्वेश्चन बनाया है, राइट, सब्जेक्ट पर ही क्वेश्चन बनाया। और अक्सर मैंने देखा कि बच्चों ये क्वेश्चन जब आया था तो कई बच्चों ने गलत कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसमें क्या कंसेप्ट है बच्चों कि वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? जनरली ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और प्रेपोजिशन के बाद जो होता है बच्चों, जो चीज़ें आती हैं वो किस केस में आती हैं? आपका ऑब्जेक्टिव, बोलो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में है। किसके बाद? आपका प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। और वर्ब के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस में माना जाता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल कर आता है कि सब्जेक्ट, कंसेप्ट क्या है बच्चों? यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि सब्जेक्ट वर्ड नेवर कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन। सब्जेक्ट वर्ड नेवर कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन। हमारा जो सब्जेक्ट वर्ड होता है जिसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब का प्रयोग करना होता है, वो कभी भी प्रेपोजिशन के बाद नहीं हो सकती है, राइट। कैसे? देखिए यहाँ पर जैसे जब आप बोलते हो, आपने बोला दी रूल्स, आपने इसको इस तरह से बोला, आपने यहाँ पर इसको आपने बोला द रूल्स। जब आप बोलते हैं द रूल्स ऑफ दिस बुक आर इजी, राइट। अब यहाँ पर देखिए, अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है ये है, ये चूंकि प्लूरल है इसलिए वर्ब क्या आई? प्लूरल आई। अब यहाँ पर देखिए, आपको समझने वाली बात यहाँ पर ये है बच्चों कि ये हमारा क्या है? प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद ये जो बुक लिखा है, दिस बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए ये कभी सब्जेक्ट नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जो नाउन या प्रोनाउन आएगा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे विथ आई, अगर आपने बोला कि विथ आई, तो ये गलत है
क्योंकि विथ हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हम कौन सा केस बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, यानी विथ मी बोलना पड़ेगा, तब ये सही होगा। तो यहाँ पर आप देखिए प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, इसलिए ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। और कंसेप्ट भी हमने यहाँ पर दिया है कि सब्जेक्ट वर्ड नेवर कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन। सब्जेक्ट वर्ड जो होता है जिसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं वो कभी भी प्रेपोजिशन के बाद नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आइए, आपका ये जो क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए ये क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में आया है, ये आपका क्या है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद ऑन द टॉप, अब ये टॉप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट, इस प्रेपोजिशन का, इसलिए ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पर फिर प्रेपोजिशन आया, राइट, ये प्रेपोजिशन के बाद द हिल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट हो गया, इस प्रेपोजिशन का, इसका मतलब ये भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद लिव हमारा ये क्या है, वर्ब है। उसके बाद लिखा है अ हर्मिट, हर्मिट का मतलब साधु या सन्यासी। अब यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन जो ये आया था, अब ये यहाँ पर ये सिंगुलर है, यही इसी के अकॉर्डिंग हमको वर्ब का प्रयोग करना है, राइट। तो क्या है यहाँ पर देखिए, हर्मिट चूंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर लिव नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, लिव्स होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आप लोग इंग्लिश का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बच्चों, जनरली इंग्लिश का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, राइट। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट हो, सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट हो, सेंटेंस के लास्ट में भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में जो कि एसएससी में आया है, आप देख सकते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में है और इसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का प्रयोग करना है। अभी और हर्मिट ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर लिव नहीं होगा, यानी क्या होना चाहिए, लिव्स होना चाहिए। इसलिए हमारा सी ऑप्शन गलत था, यहाँ पर लिव के स्थान पर लिव्स होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि टॉपिक कोई भी पढ़िए, पहले उस पर आपको जो उसका बेसिक है उस पर हमको मंथन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और उस पर जब आप मंथन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने निकल कर चली जाती हैं, क्योंकि जो पेपर सेटर होता है उसे पता होता है कि स्टूडेंट ज़्यादातर वो बेसिक पर फोकस नहीं करता है, वो हाई फाई चीज़ों के चक्कर में पड़ा रहता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब इस तरह से चीज़ों को पढ़ना है, ग्रामर की आपको तैयारी करनी है। तो हमारे उड़ान दी फ्लाई चैनल पर बहुत जल्दी कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, बैंक एसएससी, एनडीए, सीडीएस सारे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। तो आप लोग उसको पहले कुछ हमारी वीडियोज़ पर पढ़ेंगी, आप उसको देखिएगा और उसको अगर पसंद आ रहा है तो फिर आप लोग आगे बढ़िएगा जो है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि ये तो रहा आपका क्या, ये ग्रामर है। ग्रामर के बाद फिर चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा हम वर्ड पावर के बारे में भी बात करेंगे आपसे। वर्ड पावर, अब वर्ड पावर में क्या होता है बच्चों, वर्ड पावर का जो सेक्शन है हमारा वो इस तरह से है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेज है, ईडियम्स एंड फ्रेजेज है, इसके बाद फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, राइट। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि आपके एग्जाम में पूछता है, राइट। तो ये वर्ड पावर का सेक्शन है। वर्ड पावर से एंटोनिम्स, वर्ड पावर से क्या क्या चीज़ें होती, पहला एंटोनिम्स, दूसरा सिनोनिम, तीसरा ईडियम्स एंड फ्रेजेस और नंबर 4 क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। लेकिन बच्चों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप तैयारी करें तो वर्ड पावर का क्या होता है, ये तो आपके एग्जाम में पूछने का पैटर्न है, लेकिन आप वर्ड पावर तैयार कैसे करेंगे, तो वर्ड पावर तैयार कैसे करेंगे उसके लिए ध्यान रखिएगा। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम बच्चों 3000 से लेकर 7000 तक अच्छे वर्ड का कलेक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए, यानी ऐसे शब्दों से आपको परिचित होने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी आपको इंग्लिश पर, लैंग्वेज पर ग्रिप बन पाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप कुछ अच्छे शब्दों को क्या करिए, सीखने की कोशिश करिए। जैसे अगर हम बोलें कि बम रखना, हमने बोला कि बम रखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों से पूछिए तो बोलते हैं पुट दी बम, राइट, पुट दी बम, जबकि वो गलत है।
पुट दी बम यहाँ पर नहीं होगा, बम रखना यानी क्या होगा, प्लांट दी बम। इस तरह से आपको शब्दों को तैयार करना है। जैसे गरीबी का सफाया करना, हमने क्या बोला, ये गरीबी का सफाया करना, राइट, गरीबी का सफाया करना। तो गरीबी का सफाया करना अब क्या बोला जाएगा, करेक्ट, गरीबी का सफाया करना। अब आपको एग्जैक्ट वर्ड इसके लिए क्या बना है बच्चों, इरेडिकेट, क्या बना है, इरेडिकेट पॉवर्टी, राइट, पोलियो का सफाया करना, इरेडिकेट पोलियो। तो इस तरह से आप पहले शब्दों को तैयार करने की कोशिश करिए। उसके बाद क्या होगा, जब ये आपका तैयार होने लगेगा तो अपने आप एंटानिम सिनोनिम्स आपका तैयार होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये इस तरह की जब वर्ड आपको क्लियर पता चलने लगेंगे तो आपको जो पैसेज और क्लोज टेस्ट वगैरह में दिक्कत होती है वो सब दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तैयारी आप करिए तो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि फालतू चीज़ों को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका देखिए कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर सेटर क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस तरह से करता है, बस उसको पकड़ने की ज़रूरत है। तो आज बच्चों हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।